वक्त अभिशाप का रूप ले चुका है। अभिशाप वो 5 क्या है? सबसे पहला है समाज में लगातार बढ़ रहा नशा। और नशा का जब बात होता है तो बिहार में नशे का पूरा बात जो है वो शराबबंदी का डिबेट बन जाता है ना। हम जो बात कर रहे हैं अभी आपसे वो सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, शराब के नशे की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी भी बात कर रहे हैं और उससे ज्यादा खतरनाक एक और नशे की बात कर रहे हैं जिसका प्रभाव आप पे नहीं आपके बच्चों पे पड़ रहा है और समाज के भविष्य पे पड़ रहा है। वो नशा जो आज 12 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल का बच्चा हर तरह का नशा कर रहा है। किस तरह का नशा कर रहा है? कोरेक्स से नशा कर लेता है, सल्फिक्स से नशा कर लेता है, पंचर बनाने वाले सॉल्यूशन को खींच लेता है, गांजा वांजा तो नॉर्मल बात हो गया है। ये सब छोड़िए, ये सब तो लोकल मिल जाता है। ऐसा नशा कर रहा है जो बिहार के बाहर से नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाहर से हो गया एक बार। और जो 6 महीने 8 महीने अगर उस नशे में रह गया तो उसका क्या हालत होगा ये हमको बताने का जरूरत नहीं है। उसके मानसिक स्थिति तो गड़बड़ होगा ही, शारीरिक भी गड़बड़ होगा, आर्थिक भी गड़बड़ होगा। सबसे बड़ी बात, ये जो नशा करने के लिए उनको जो पैसा चाहिए वो कहां से आ रहा है? ये कुछ चंद ग्राम कोकेन खरीदने के लिए जब कोई 16 साल का बच्चा 3000 रुपया दे देता है, ये आपके मन में सवाल आया कि 3000 रुपया 15 साल का बच्चा कहां से लाया 20 ग्राम कोकेन के लिए? वो पैसा सबसे पहले तो अपने घर में करता है चोरी, और उसके बाद जब लत लग जाए तो वो अपराधी बन के बाहर भी करता है चोरी। तो पहले तो नशे में होने के कारण अपराध, और उसके बाद जो नशे में आ गया, जो नशा में है, किसी मोड़ पे रात को मोटरसाइकिल छीनेगा, किसी के घर में कूदेगा, बहन बेटियों से छेड़खानी करेगा, घर में को चोरी डकैती करेगा। आजकल कट्टा लेके तमंचा लेके घूम रहा है बाजार में, मूड किया तो फायरिंग भी कर देगा। ये सब हमारे गांव में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसी नशे के कारण हो रहा है। तो पहले तो नशा करने के लिए अपराध, उसके बाद नशा करने के बाद अपराध। एक भी बात हम गलत बोल रहे हैं? बताइए। ये हमारे अपने बाल बच्चे समाज की बात है कि नहीं है? इसमें कोई पार्टी चुनाव नेता की बात है? इस पर चर्चा करते हैं हम लोग? कभी फुसुर करते हैं खाली कि फल्ला के बेटा खत्म है गए, ओकर बेटा खत्म है गए, और इस मुगालते में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि हम 30 माथा हैं, हमारा बेटा जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा। इस भ्रम में मत रहिए, कभी मत रहिए। समाज बर्बाद होगा तो आप कितने भी तोप होंगे, आपका बच्चा भी नहीं बचेगा। ये याद रखिएगा। समाज को बचाने की कोशिश करिए। इसीलिए अब हम तो देखिए पूरे देश में आंदोलन करते हैं, यहां तो हम सुपौल में पहली बार कर रहे हैं, पूरे देश में करते हैं। पंजाब भी देखे हैं। पंजाब का उदाहरण क्यों दे रहे हैं आपको ध्यान में होगा। हमारे कोहली जी, पता नहीं कहा है, प्रशांत कोहली जी को भी बुला लो मंच पे, हमारे साथी पंजाब से भी, दिल्ली से भी आए हैं। पंजाब में एक समय था जब नशा, ड्रग्स बिल्कुल चरम पे था। याद है ना आपको? पूरा देश चर्चा करता था ना कि पंजाब में हालत बहुत खराब है, पंजाब में तो एकदम खत्म हो गया, यूथ खत्म हो गया, जनरेशन खत्म हो गया। उस पर फिल्म बनता था ना, उड़ता पंजाब एक फिल्म बना था, पूरा देश चर्चा करता था। याद है कि नहीं याद है आपको? बताइए। याद है ना? पंजाब में जिस समय नशा था, हम पूरे पंजाब के हर जिले को देखे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। और पंजाब में जब नशा चरम पे था, उस वक्त पंजाब की जो हालत थी, आज हमारे कोसी का जो क्षेत्र है, ये जो 3 जिले हैं, हमारा जो सुपौल जिला है, इसका हालत इस समय पंजाब से भी ज्यादा भयावह है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। हम उस जगह
इसके आधार पे आपको बोल रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पंजाब में जब नशा चरम पे था तो पूरा देश उस पर चर्चा करता था ना, लेकिन जब अपने यहां नशा चरम पे है तो अपना समाज भी चर्चा नहीं करता है, देश और प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए। यही फर्क। 3000 रुपया, अरे भाई जी लोग तो महापंचायत में आवेला परेशान छे, गरीबी एते छे कि 20-30 रुपया मुश्किल रह जाए छे। हम सब ओहन समाज से आवे छी, ओहन समाज में 15-16 साल के बच्चा 3000-2000 रुपया कतऽ से आनि रहल छे? वो आदमी बताया, सुनिए आप सुन लेंगे। हम जितनी बार ये बात बोलते हैं मेरे शरीर का रोआ खड़ा हो जाता है, आपके अंदर है। ये बताया गया कि शाम होता है ना तो सुपौल में बहुत सारा पैथ लैब सब है जहां पे बच्चा सब जाता है, 1 यूनिट 2 यूनिट खून चढ़ाता है और उसके बदले में पैसा लेता है और उस पैसे से नशा करता है। शरीर का रोआ खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपका बच्चा नष्ट हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है। आप अगर इस पे स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो आप मृत इंसान है, जीवित नहीं है, सांस लेते हुए मृत इंसान। इस पर अगर आप हल्ला बोल नहीं कर सकते हैं तो बताइए गलत बात कह रहे हैं? बोलिए, बुरा लग रहा है ना? बुरा लगना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कारण ये समाज ऐसा बना है, हम लोगों के कारण ये समाज ऐसा बना है। किस नेता को दोष देने जाएंगे हम? किस सरकार को दोष देंगे? हमारे अपने गांव में होता है ना, हमारे स्कूल के सामने होता है ना, हमारी गली के सामने होता है ना, हमारा भतीजा करता है ना, हमारा परिवार करता है ना। किसको बोलने जाइएगा? अपने अंदर झांकिए, हम अपने अंदर झांक रहे हैं। एकमात्र तरीका है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब हवाबाजी निकल जाएगा, सब जाति धर्म के नाम पे जो जहर और नफरत फैल रहा है, जितना पार्टी और नेता सब आपको बांट बांट के अपना सत्ता के लिए, अपना कुर्सी के लिए बांटे हुए हैं। विधायक चुनिएगा जाति का वैभव बचाने के लिए, सांसद चुनिएगा धर्म का रक्षा करने के लिए, यही काम रह गया है। बोलिए, ये काम है, नेता का काम है। नेता का काम है कि मंच पे खड़ा होकर धर्म का बात करेगा, नेता का काम है कि मंच पे खड़ा होकर जात का बात करेगा। जो नेता ये बात करता है उसको मंच से उतार देंगे जिस दिन आप, उस दिन समाज खुद ब खुद बन जाएगा। जब तक नहीं उतार सकते हैं उस दिन तक नेता को दोष मत दीजिए, खुद को दोष दीजिए, अपने अंदर झांकिए। जो मिल रहा है वो डिजर्व करते हैं, हमें इसीलिए ऐसा मिल रहा है। आप दूर क्या खोजने जा रहे हैं? दूर कहां जाना है? किसी की बात करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा काम हुआ है? हर पत्रकार हमसे पटना से लेकर दिल्ली तक, पता है, एक सवाल पूछता था कि आप जो पूरे कोसी क्षेत्र में जो पूरा आंदोलन का माहौल बना दिए हैं, अरे कैसे बना दिए भाई? यहां तो बिना जात का बात किए कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं बात करिए। मेरा हेल्पलाइन नंबर है, भर दिन में 50 को फोन यही आता है कि अनुपम का जात क्या है। क्या मतलब है तुमको अनुपम का जात क्या है? क्यों जानना चाहते हो अनुपम का जात क्या है? हम तो नहीं कभी बोलते हैं, हम तो ये तक नहीं बोलते थे। कितने लोग हैं जो हमको जानते हैं, हमारे काम को जानते हैं, उसको ये नहीं पता चलता था जात क्या है, धर्म क्या है, इसका गांव कहाँ है, इसका क्षेत्र कहाँ है। किसी भी तरह का ऐसा बात करने का क्या जरूरत है? भाई मेरे अंदर दम है, कलेजा है, मुद्दे पे बात करने का हिम्मत है। जिसके अंदर मुद्दे पे बात करने का हिम्मत नहीं है वही जात का बात करता है, वही धर्म का बात करता है, वही क्षेत्र का बात करता है। जिसके अंदर माता होगा वो ये सब नहीं करेगा। हमको भी बहुत समझौता करने का कोशिश हुआ है, आपको नहीं लगता है? ऐसा थोड़ा ना कि नहीं हुआ होगा। हमको पता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग समझौता कर चुके हैं, मेरे परिवार के लोग कर चुके हैं। उनकी बोली सुनते हैं तो हमको दुख होता है कि कहां पहुंच गया, हम दूर क्या जाए। हमारे अपने घर में होता है, सुधार दूर कहां करेंगे हम? सुधार तो हमको अपने अंदर से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने टोले से, अपने गांव से। अरे आप अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों को ठीक करिए ना, उससे बड़ा कोई काम है? कोई उससे बड़ा काम नहीं है। छोड़िए नीतीश, मोदी, जदयू, राजद, बीजेपी, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग जो है आप है, सबसे बड़ी ताकत आप है। आप यहाँ आज बैठे हैं ना, कितने लोगों की सत्ता हिल रही है हमको पता है, जबकि नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए।
यहाँ सत्ता की बात भी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? इसलिए हिल रहा है क्योंकि कायर है, डरपोक है, अंदर में मादा नहीं है। लोगों को बांट के जो लोग राज करते हैं, वो जब लोगों को एकजुट देखते हैं तो उनको डर लगता है। कोई भी रहेगा उनको डर लगेगा। आप लोग इतिहास बना दिए हैं, हम जानते हैं। इसी मैदान में बड़ी बड़ी पार्टी साधन नहीं है, हमको पार्टी नहीं है। यहाँ तो बस में भर भर के लोगों को लाके भर दिया जाता है। जो यहाँ आता है उसको पता नहीं होता है कि क्यों आया है। यहाँ आया एक एक आदमी जानता है कि वो यहाँ पे क्यों है। ऐसा रैली पिछले 20 साल में नहीं हुआ होगा। हम चैलेंज करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर को कि इस तरह का रैली जिसमें एक भी आदमी निकाल के दिखा दे जिसको पता ना हो कि वो यहाँ क्यों आया है, तो हम मान जाएंगे भाई। ये मेहनत, संघर्ष, विचार के दम पे लोग आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोग लालच के कारण नहीं आए हैं। हमारे समाज को लालची बना दिया है नेताओं ने, और उसी नेता के आगे पीछे हम लोग घूमने लग जाते हैं। आप लोग उसके पीछे घूमना बंद करिए, वो नेता भी ठीक हो जाएगा। भाई वही राज करे ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जिसको राज करना है करे, वही करे, लेकिन हिसाब से करे। इधर उधर जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को जनता से डर लगना चाहिए था, समाज से डर लगना चाहिए था। यहाँ क्या हो गया है? यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ पे जनता को नेता से डर लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? हम पलट देंगे इस चीज को। जहां जहां तक आवाज जा रही है सब लोग सुन ले। कोई किसी से डरने वाला नहीं है। सच्चे लोग जो होंगे, ईमानदार लोग जो होंगे, सीना तान के चलेंगे, पूरी ताकत से चलेंगे। जो भ्रष्ट लोग होंगे, जो लोगों को बांटने वाले होंगे, वो या तो छुप के रहेंगे या सुधार के सड़क पे निकलेंगे। ऐसा माहौल बना देंगे। ये है इस आंदोलन का लक्ष्य। आप साथ देंगे कि नहीं इसमें बताइए? हाथ खड़े करके आवाज लगा के बताइए, साथ देंगे कि नहीं? बताइए। जो भ्रष्ट लोग जहां जहां तक आवाज जाएगी, आपकी आवाज सुन के बेहोश हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? कितनी बड़ी बात है ये। हम इस आंदोलन के जरिए अपने कोसी क्षेत्र के प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर देंगे। प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर देंगे। और भी हम आपको बताते हैं कि प्रतिष्ठा को कहां कहां ठेस पहुंची है। सुनिएगा, गलत लगेगा तो हमको बताइएगा बाद में कि अनुपम मोहित जो तू कह रहा है गांधी मैदान में, ये बात ठीक नहीं रहा। हम बहुत ध्यान से सुनते हैं जो हमको टोक के बोलता है कि आप गलत बोल रहे हैं। हम संवाद विरोधी आदमी नहीं है। यहाँ तो रैली होता है तो नेता आएगा हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से काहे आओगे बे? क्या है, जमीन के हो कि आसमान के हो? हेलीकॉप्टर में देखने 500 लोग आ जाएंगे। नेता का ना बात सुनने आएंगे ना विचार सुनने आएंगे। जमीन पे रहिए ना, तब ना आपको पता चलेगा कि जमीन पे क्या हो रहा है। ताम झाम और हवाबाजी से समाज बदलेगा? ये जो है, हम लोगों को अब मिलजुल कर अपने समाज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर देना है। अब समझिए आप, ये तो हुआ पहला अभिशाप। अभी हम नशे की बात किए। दूसरा अभिशाप क्या है बताइए? भीषण बेरोजगारी। देख लीजिए, कोई पार्टी, कोई नेता का दम नहीं होगा मंच से खड़े होके ऐसे बोले बताइए दूसरा अभिशाप, और सामने खड़े लोग बता देंगे क्या है दूसरा अभिशाप। लोग ऐसे भर के लाए जाते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है। यहाँ एक एक आदमी जो आज गांधी मैदान में है वो आंदोलनकारी है। एक एक आदमी जो आज गांधी मैदान में है वो हमारे समाज के वैभव प्रतिष्ठा को बचाने वाला नेता है। एक एक आदमी। तो दूसरा अभिशाप है भीषण बेरोजगारी। अब ध्यान से सुनिएगा आप एक और बात। जो लोग खड़े होकर सुन रहे हैं बैठ जाइए, नहीं तो थक जाइएगा। थोड़ा बोलेंगे अभी हम लंबा, लेकिन बहुत जरूरी बात बोलेंगे। दूसरा अभिशाप है भीषण बेरोजगारी। ऐसे तो देखिए बेरोजगारी पूरे देश में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
हम तो सबसे ज्यादा रोजगार आंदोलन के लिए ही काम किए हैं। लाखों युवाओं के रोजगार नौकरी का काम हमारी इस टीम ने किया है। जो मंच पे आपको दिख रहे हैं ना लोग, देखिए रजत है, गोविंद है, राशिदा है, प्रशांत है। हल्के में मत लीजिए इनको, ये मत समझिए कि अनुपम की टीम के ऐसे ही वॉलंटियर है। ये सब लीडर है, लीडर। और आपके सब यहाँ बड़े से बड़े नेताओं पे एक एक भारी पड़ने वाला है। सब ऐसे लोग हैं। भीषण बेरोजगारी, जो रोजगार आंदोलन इन लोगों ने चलाया है, पूरे देश में बेरोजगारी है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या की जो राजधानी है वो है बिहार। और बिहार में जो राजधानी है वो है कोसी का क्षेत्र। क्यों है हम बताते हैं। हम एक भी बात बिना तर्क के नहीं करते, एक भी बात अतिशोक्ति के साथ नहीं करते हैं, और एक भी तथ्यात्मक रूप से गलत बात ना बोले इसकी पूरी कोशिश करते हैं। बेरोजगारी ऐसी है, और उसकी जो हम बोले कि राजधानी कोसी का क्षेत्र है, समझिए क्यों है। आप पूरे देश में घूमे होंगे, दिल्ली कौन कौन गया है कभी भी? हाथ उठा के बताइए, दिल्ली कौन कौन गया है? बहुत लोग गया है, लगभग 80% लोग दिल्ली गया हुआ। दिल्ली, बंबई, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, सब जगह गए हैं ना कहीं गए हैं। हर शहर में लेबर चौक होता है ना, बताइए, बन गया है ना लेबर चौक? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए पीछे जो लोग हैं वो लोग और बढ़िया से बता रहे हैं। वो लोग बात करने लगे हैं हमसे इशारे में। आगे वाले सब जो हैं उनको लग रहा है कि आगे बैठ गए हैं तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पीछे वालों से ज्यादा बात हो रहा है। लेबर चौक हर शहर में देखे हैं। अब सोचिए, किसी भी शहर के लेबर चौक पे चले जाए। हम चंडीगढ़ में भी रहे हैं, नौकरी किए हैं, बहुत बढ़िया नौकरी किए हमने अपने यहाँ। हमारी माँ यहाँ बैठी हुई है। सोचिए, ऐसे परिवार से आते हैं जिसको खुशी होना चाहिए कि बेटा जो है इंजीनियरिंग किया और कैंपस सिलेक्शन हो गया, इतना बड़ा पैकेज मिल गया, अब बेटा नौकरी छोड़ के इसमें लग गया। बताइए कौन माँ बाप टेंशन में नहीं आ जाएगा? सब आ जाएंगे। लेकिन हम क्यों बार बार माँ का नाम लेते हैं? हम जो कर पाए हैं अपनी उसी माँ के कारण कर पाए हैं। जो फैसला हम लिए हो, कभी भी लिए हो, जो हमारे अपने समाज के खुद को काबिल और पढ़ा लिखा समझने वाले लोग हैं, उनको नहीं समझ में आया, मेरी माँ को समझ में आया। हमेशा मेरे साथ पूरी ताकत से खड़ी रही है। तो चंडीगढ़ के बहाने वो बात हो गया, क्योंकि हम चंडीगढ़ में 4 साल पोस्टेड थे। तो मान लीजिए चंडीगढ़ हुआ, चंडीगढ़ मोहाली के लेबर चौक में चले जाइए सुबह 7 बजे, और लेबर चौक के सामने खड़े होकर जोर से बोल दीजिए, सुपौल जिला से कितना आदमी है यहाँ पे? ऐसे ही कर दीजिए, सर्वे खड़े 300 आदमी अगर खड़ा होगा तो उसमें से आपको 200 आदमी जो है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा से मिलेगा। गलत बोल रहे हैं। देश के किसी भी, बेंगलोर के लेबर चौक पे भी चले जाइए, आपको 300 आदमी में 200 आदमी मिलेगा कोसी क्षेत्र से। ऐसा कौन सा क्वालिटी है हमारे अंदर बताइए तो, कि भर देश का लेबर चौक हम ही चला रहे हैं? यह तो बहुत गजब का क्वालिटी है ना, जो देश में किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। अरे लाख का नौकरी मिले, सैलरी मिले, देश क्या, विदेश जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठेला चलाने के लिए, बोझा ढोने के लिए, सफाई करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर जिसको जाना पड़ रहा है, उस शौक से जा रहा है क्या? मजबूरी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हर जगह हमारे ही यहां से लोग सबसे ज्यादा क्यों है? क्यों ऐसा हो गया है कि मजदूर का मतलब ही बिहारी हो गया है? हो गया है कि नहीं हो गया है? आप कहीं बाहर चले जाइए, कोई मजदूर अगर उड़ीसा का भी रहने वाला होगा, उड़ीसा का भी होगा, बंगाल का भी होगा, दिल्ली में उसको वो बिहारी ही बुलाया जाएगा, क्योंकि वो मजदूरी कर रहा है। बिहार कभी जिंदगी में नहीं आया होगा, लेकिन दिल्ली में उसको बोलेगा बिहारी है ये, क्योंकि मजदूरी कर रहा है। यहां आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचता है आपका? नहीं पहुंचता है ना? और बताते हैं हम, एक बताइए, ट्रेन चलता है, कोसी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन कौन सा है बताइए? सहरसा रेलवे स्टेशन। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सब जगह के लोग को बाहर जाना हो सहरसा से जाते हैं। पूरे देश में एक ही जगह से एक ऐसा ट्रेन चलता है
जिसको अपने गंतव्य स्थल तक, डेस्टिनेशन तक जाने में कम से कम 35-40 घंटा लगता है, और उस ट्रेन में एक भी आरक्षित सीट नहीं है, सब जनरल कोच। बताइए कौन सा ट्रेन है? हाँ, जोर से बोलिए। जनसेवा। सबको पता है। 30 घंटा, 35 घंटा, 40 घंटा ट्रेन को लगता है पहुंचने में। ट्रेन में एक भी आरक्षित सीट नहीं है, सब जनरल है। ऐसा ट्रेन देश में कहीं से नहीं चलता है। अब एक बात बताइए आप, ये ट्रेन अपने आप चलने लगा होगा कि ट्रेन का मूड किया किसी दिन और ट्रेन चल पड़ा? नहीं ना, ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग बैठे होंगे, विचार किए होंगे, कुछ नेता लोग, कुछ अधिकारी लोग सोचे होंगे कि यहां से एक ऐसा ट्रेन चलाया जा सकता है जिसमें कोई रिजर्वेशन देने का जरूरत नहीं है, सब जनरल कोच रहेगा। सोचा गया होगा ना? वो क्या सोचा होगा बताइए, इसका क्या मतलब हुआ बताइए आप, बोलिए। बेरोजगारी, यही बोल रहे हैं ना? सिर्फ बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी तो है ही। हम एक और मजेदार बात आपको बताते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग हमारे हुक्मरान, सरकार, माए बाप, जो भी मान लीजिए आप, जो लोग भी वो ट्रेन चलाया, जो हमारे नीति निर्धारक हैं, उनको ऐसा लगा कि जिस तरह से भेड़ बकरी को ले जाया जा सकता है, जिस तरह से मुर्गा को ले जाया जा सकता है, जिस तरह से जानवर को ले जाया जा सकता है, वैसे ही हमको और आपको ले जाया जा सकता है। ऐसा उनको लगा कि नहीं लगा, ये बताइए। लगा कि नहीं लगा? लगा ना? इसमें आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा, इसमें प्रतिष्ठा का नुकसान नहीं हुआ। प्रतिष्ठा का नुकसान कहां होता है हमारा? प्रतिष्ठा का नुकसान होता है भाई से झगड़ा करके। प्रतिष्ठा का नुकसान होता है किसी के घर चले गए, बेचारे को कुर्सी निकालने में 2 मिनट देर हो गया, वहां हो जाता है प्रतिष्ठा का हनन। किसी का नुकसान हो जाता है कि बाजार में देख के मुस्कुरा दिए और वापस नहीं मुस्कुराया, इसमें प्रतिष्ठा का हनन हो जाता है। कितना खोखला प्रतिष्ठा हो गया है हमारा भाई। जहां हमारे गांव के स्कूल में पढ़े, हमारे कई चाचा, हमारे कई बड़े बुजुर्ग जो है गांव के स्कूल में पढ़ के, सुखपुर के स्कूल में पढ़ के पूरे देश में योगदान दिए, समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन आज क्या हालत है शिक्षा व्यवस्था की? शिक्षा व्यवस्था की ये हालत है कि पूरा सिस्टम जो है वो हीरोइज्म पे चल रहा है कि एक हीरो आ गया है, सब ठीक कर देगा। अब बताइए तो, हीरो के आने से सब ठीक हो जाएगा, इसका मतलब व्यवस्था है ही नहीं। हीरो चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आजकल यही चर्चा चल रहा है ना बिहार की शिक्षा व्यवस्था में। स्थिति तो ऐसा नहीं, हमसे बार बार पूछा जाता है कि आगे है हीरो क्या कहना है। हम बोले इसका मतलब ये है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है, उनके ऊपर हम क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करें, हीरो है कि क्या है कि कैसा है, उनसे हमको क्या मतलब है? हमारा सिस्टम खराब है, इसका मतलब एक आदमी आएगा तो ठीक रहेगा, वो आदमी चला जाएगा तो खराब हो जाएगा, मतलब सिस्टम है ही नहीं, आदमी है। सिंपल सा बात है, क्लियर है कि नहीं है? शिक्षा स्वास्थ्य का वही हाल है। स्वास्थ्य का ये हालत है कि बुखार अगर पकड़ में आ गया पैरासीटामोल से तब तो ठीक है, अगर बुखार पकड़ में नहीं आया तो आप जो है ट्रेन पकड़ के कम से कम पटना चले जाइए, है ना? सिंपल सा इतना सा बात हम कह। बुखार पकड़ में नहीं आ रहा है, बुखार नीचा नहीं जा रहा है, क्या करिएगा? या तो आपको लूट लिया जाएगा सहरसा से लेके सुपौल से लेके मधेपुरा में। आप सोचिएगा कि कहीं कोई अच्छा इलाज मिल जाए जहां पे कि हमको पैसा ना लगे, तो कम से कम तो पटना जाइएगा ही, कम से कम। वहां भी जरूरी नहीं है कि आप संतुष्ट रहिए। कहने को तो एम्स खुल गया है पटना में, कहने को दरभंगा में भी एम्स खुल गया है, हो गया ना एक दिन घोषणा। उसके बाद क्या है कि हम लोग के दोस्त लोग जो दरभंगा में टीम है युवा अल्लाह बोल का, वो लोग झाड़ी वाड़ी छील के एम्स खोज रहा है कि कहाँ पे एम्स खुला है, झाड़ी के पीछे, घास के नीचे कहीं दिखेगा ना एम्स खुल गया है। तो एम्स का घोषणा हो गया कि दरभंगा में भी एम्स खुल गया। स्थिति ये है शिक्षा स्वास्थ्य का। यह तीसरा अभिशाप। चौथा अभिशाप, और ये बता रहे हैं हम, इस बात को सब लोग सबसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं चौथे वाले अभिशाप को, वो है भूमि विवाद। ये अपने ही समाज का खासियत है, ये पूरे देश का खासियत नहीं है।
यहीं पे ज्यादा है। देश तो हमारा चांद पे पहुंच गया है, लेकिन जमीन जाल का झगड़ा, सीमा का सुलझाना जो है वो हमारे देश के बस का बात नहीं है। उसमें लड़ते झगड़ते रहिए, मरते कटते रहिए। हमारी टीम ने एक अध्ययन किया है, सर्वेक्षण किया, बता रहे हैं आपको उसमें क्या निकला। उस सर्वेक्षण में यह निकला कि सीओ बीडीओ ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक सबसे ज्यादा जो फरियादी है वो सब जमीन जाल का झगड़ा वाला है। सबसे ज्यादा फरियादी, जो फरियादी जाते हैं ना मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक, सीओ बीडीओ से लेके मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक सबसे ज्यादा जमीन जाल का झगड़ा, भूमि विवाद वाला है। और उसमें सिर्फ विवाद नहीं है, फिर भ्रष्टाचार है। अभी प्रशांत जी बोल के गए, प्रशांत जी देश के प्रख्यात अधिवक्ता हैं। मामला कोर्ट कचहरी तक कितना विवाद पहुंचा है, प्रशासन तक पहुंचा है। जिनका नहीं पहुंचा है वो भी भूमि विवाद तनाव में है, और जो भूमि विवाद के तनाव में अभी तक नहीं है उनको पता है कि वो कल आ जाएंगे। सबको पता है, सब उलझा हुआ है। प्रशांत जी जैसे लोग कह रहे हैं कि इसका समाधान तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट कचहरी ही कर देगा बिल्कुल सही ढंग से। विवाद भूमि विवाद को लेकर उन्होंने भी कहा। तो आप समझिए कि ये हालत है, और इसका नतीजा है कि भ्रष्टाचार, जहां जहां विवाद होगा वहां वहां भ्रष्टाचार। सीओ से लेके बीडीओ से लेके डीएम से लेके सचिव से लेके सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी से छिपा हुआ है कोई? यहाँ पे क्या सिस्टम को एकदम सुचारू ढंग से चलाने के लिए आया है? ऐसे हमारा क्षेत्र खूब पिछड़ा हुआ है ना, लेकिन यहाँ जो अधिकारी आएगा वो माला माल हो जाता है। उसका मतलब अलग ही क्वेश्चन है, वो करोड़पति अरबपति होके जाता है। सुपौल की जनता कितनी भी गरीब रहे, नीति आयोग के रिपोर्ट में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया ये सब सबसे पिछड़े जिले हैं। उस रिपोर्ट में सबसे पिछड़े हैं, लेकिन उन्हीं पिछड़े जिलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कमाई हो रहा है। ऐसा क्यों है भाई, बताइए? हमारा सही को सही और गलत को गलत बोलने का सामूहिक क्षमता खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। जो बात हम शुरू से कर रहे हैं, हर जगह हो गया है ये चीज। ये चौथा अभिशाप। और पांचवा क्या है? पांचवा एक प्राकृतिक है जिसमें थोड़ा मामला प्रशासनिक भी है, वो है बाढ़ की आपदा। तो प्रकृति की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाढ़ की जो तबाही है मतलब बाढ़ से सब लोग डरे हुए ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बाढ़ का इंतजार भी करते हैं ना, कि बाढ़ आए, थोड़ा बहुत पानी बढ़े, थोड़ा बहुत जो है 40-50 हजार बोरी जो है सो पानी में डुबाया जाए, इसका इंतजार करते हैं कि नहीं? बहुत लोग, अफसर, ठेकेदार, तरह तरह का लोग सब इसका इंतजार करता है। किससे छिपा हुआ है भाई? हम हेलीकॉप्टर से आने वाले आदमी नहीं है, हमको सब पता है, एक एक चीज पता है। और जिस दिन हल्ला बोल होगा तो एक एक चीज को साफ करके रख देंगे, ये ध्यान में रख लीजिए। तो ये जो बाढ़ है, ये बाढ़ खाली जान माल को नहीं बहाता है, ये बाढ़ ऑडिट को बहा देता है, मनरेगा को बहा देता है, जितना योजना है उसको बहा देता है। खोजते रहिए कहां गया योजना, सब खत्म, सब पार। तो ये है पांचवा अभिशाप। ये 5 अभिशाप है जिसके कारण आज कोसी का क्षेत्र पिछड़ रहा है, हमारा समाज गर्त में जा रहा है, और जिसके कारण हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे को यहां नहीं रखेंगे, इसको दूर भेजेंगे। इसी कारण से अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर आपको सच में ईमानदारी से चिंता है कि आपका बच्चा जो है वो जितना काबिल है, जितना मेरिटोरियस है, जितना मेहनती है, उसके आधार पे उसको परिणाम मिले, तो इस 5 अभिशाप को मिटाने का जो आंदोलन शुरू होने वाला है उसमें आप सबको हिस्सेदार बनना पड़ेगा, भागीदार बनना पड़ेगा। अब हम
थोड़ा समय लेकर बड़े ध्यान से हम चाहते थे कि ये मूल बात है, आप लोगों को ये बात तो पहले बिल्कुल अच्छे से दिमाग में, जहन में आ जाए कि क्यों इस आंदोलन का आगाज आज होने वाला है। अगले दौर में आखिरी में जब बात होगी तो हम इस बात पे बात रखेंगे कि आगे की हमारी योजना क्या है, आगे की कार्य योजना क्या है, आने वाले दिन में हम क्या क्या करेंगे। हम एक रैली, एक महापंचायत करने वाले आदमी नहीं है। कोई रुचि हमको इस बात में नहीं है कि एक दिन जो है पूरे कोसी क्षेत्र को गांधी मैदान में जमा कर दे, छा जाए टीवी अखबार में, अगले दिन से भूल जाए। ऐसा काम हम नहीं करते हैं। इस तरह की रैलियां करते आए हैं खूब, इसकी हमको कोई बहुत लालसा, इच्छा और छपास की बीमारी नहीं है। हमको कोई मीडिया पे निर्भर नहीं है, हम आप पे निर्भर है, आप लोगों पे। आज जो मीडिया की हालत है वो भी हम जानते हैं, वो भी हमसे छिपा हुआ नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है। अगर आप लोग एकजुट है तो ये समाज एकजुट है, तो ये समाज ही मीडिया है, ये समाज ही सरकार है, ये समाज ही प्रशासन है, ये समाज ही लोकतंत्र है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है, कोई मीडिया की जरूरत नहीं है, कोई प्रशासन सरकार की जरूरत नहीं है, किसी नेता पार्टी की जरूरत नहीं है। जिसको इस आंदोलन में आना है, पंच अभिशाप को मिटाने की मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा के साथ आ जाए। ये बात अल्लाह बोल, 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 अल्लाह बोल। तो ये 5 अभिशाप है जिसको लेकर आगे बात होने वाली है। अब जो बात होगी वो ये, इसीलिए हम कह रहे हैं ध्यान से बैठे रहिएगा और सुनिएगा, इसलिए क्योंकि आपको ही करना है। ये सिर्फ मेरे बस का नहीं है, मेरी हैसियत सिर्फ नहीं है, किसी एक व्यक्ति की हैसियत नहीं है इतना बड़ा परिवर्तन लाने का। आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए ध्यान से सुनना है कि आने वाले समय में पंच अभिशाप मिटाने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, वो बात कुछ देर बाद रखी जाएगी। तब तक हम अपने साथी प्रशांत से निवेदन करेंगे कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपके बीच देश के काबिल से काबिल लोग हैं, यशोवर्धन झा आजाद है। हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं यशोवर्धन जी के बारे में। यशोवर्धन जी भारत के सुरक्षा सचिव रहे हैं। आजकल आप सुनते हैं ना, नेशनल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये पद अजीत डोभाल। पहले देश की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती थी, देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पे थी। देश के सुरक्षा की इतनी जवाबदेही, इतने अहमियत वाले पद पर रहे हैं। आईबी के निदेशक रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं। बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ता होंगे, वो समझेंगे कि केंद्रीय सूचना आयुक्त होना क्या होता है। आईपीएस के तौर पर सेवा देकर अभी 1-1.5 साल पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं यशोवर्धन जी को, बीच बीच में ट्विटर पर रिप्लाई भी करने लग जाते हैं कि आप जो है, आप हम लोगों में सबसे ज्यादा युवा है। और युवा होना क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। युवा होना जो है, ऐसा नहीं है कि कोई 35 साल तक है तो युवा है, 35.5 हो गया तो युवा नहीं रहा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। युवा होना जो है वो एक जज्बा